recent देखिए things, ऐसा है recent कि development? देखिए Sir, उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से अम, जो शिव जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता। वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं। तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो, तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है। और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में, और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा। और जो जो जीते हैं सांसद, उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है। उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है जिसपे पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई। जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ है, जो हैं, वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है, उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर। उनको उसको आप कैसे देखते हैं इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? अब जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है। इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा, और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर, आपने एक बड़ी बात कही है कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पे ही सवाल और संदेह खड़ा कर रहे हैं। क्यों आपको संदेह लग रहा है ऐसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही की पूरी भूमिका ही आपको संदेह के घेरे में लग रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, वही मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की ही आपको उनकी भूमिका संदेह के घेरे में लग रही है? ऐसा क्या वजह है आपके पास? नहीं, वजह तो आपको पता है, हिंदुस्तान की जनता को पता है, इसमें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि क्या वजह है इसकी। जब ऐसे ऐसे बयान दिए जाएं और ऐसे ऐसे लोगों के बयान दिए जाएं, बयान दे रहे हैं जो जो पीनल कोड का उल्लंघन है, जो पीनल कोड का उल्लंघन है, धाराओं के द्वारा उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है,
उनको अगर नोटिस भी नहीं जाता, और जिस तरह से चुनाव आयोग हमारे विपक्ष के सवालों का जवाब ही नहीं देती, जिस तरह से जो जो अंतर आ रहा है बिटवीन द वोट्स पोल्ड एंड द वोट्स काउंटेड, तो ये सब मामले बड़े संगीन मामले हैं। और हमारा हमारा चुनाव का ढांचे पे निष्पक्षता से काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र है उसको बड़ा भारी खतरा है। सर, मैं आपसे एक बार जो है ये जरूर जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईवीएम को आप कह रहे हैं, अभी आप ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हैं, ईवीएम इज वन ऑफ द इशू, और आप पूरी पूरी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को ही सामने आप कटघरे में ले रहे हैं। लेकिन ईवीएम आपको लगता है नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज अपोजिशन के लोग उठा ही रहे थे इस बात को। अपोजिशन के अलावा जब एक सामने बात आती है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात उठने लगे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री ये काउंटर करे कि हो सकता है कि एलन मॉस जिस देश से आते हैं वहां पर जो है ये बात होती होगी, ईवीएम कहीं मैनिपुलेट हो सकती होगी, लेकिन हमारे देश के अंदर ये एक स्टैंडअलोन सिस्टम है इसका, मशीन कहीं से हमारे यहाँ ईवीएम मशीन जो है नहीं कहीं मैनिपुलेट हो सकती, तो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, खासकर अभी जब चुनाव हुए हैं तो कई सीटों के ऊपर अंतर बहुत कम रहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि राजीव चंद्रशेखर जी बड़े विद्वान आदमी हैं, और मैं समझता हूं कि इतने विद्वान हैं कि उनको सब साइंटिफिक पहलू शायद एलन मस्क से ज्यादा पता हो, तो शायद उनकी बात सही भी हो, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि हमें, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमें पूरा विश्वास है सरकार पे भी और मशीनों पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, तो उस पर मैं आगे क्या टिप्पणी करूं? जब विश्वास के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है सर अभी जरूरत इस बात की है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी एक मामला चला गया, उनकी टिप्पणी आ गई, एक उनकी टिप्पणी आ गई, उसके बाद अब दूसरी रास्ता जो बचता है वो पार्लियामेंट सिस्टम का बचता है, और अपोजिशन के पास आज उतने नंबर हैं जहां वो बात और पुरजोर तरीके से रख सकती है, तो और अभी पार्लियामेंट सेशन होने ही वाला है। 24 जून से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, स्पेशल सेशन है ये, 3 जुलाई तक चलेगा। यहाँ पर प्रमुख मुद्दा होगा ये, आप विपक्ष की तरफ से होना चाहिए और होगा। यहाँ मुश्किल है, यहाँ तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस होगा और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन ये मुद्दा आपको जो अगला सेशन होगा, जो मॉनसून सेशन होगा, उसमें उठाने की जरूरत है। इस सेशन में तो मुद्दा उठाना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस पे चर्चा होनी चाहिए, और जब मॉनसून सेशन होगा उस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, इसके इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा आपको लगता है देश के अंदर, क्योंकि आपसे मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं यूपीए सरकार में, नीट एग्जाम को लेके जो है पूरी तरीके से जो है देश में आंदोलन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और डीएमके ने तो ये तक कह दिया नीट एग्जाम को खत्म कर देना चाहिए। कई कई राज्यों में जहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पर पुलिस के अंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं आरोपी कि कितने कितने लाख रुपए में जो है पेपर बेचे गए, किस तरीके से सारा सारा ट्रेल जो है वो सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उससे पहले तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे कार्यकाल में करप्शन खत्म हो चुकी है, तो लगता है कि ये करप्शन का मामला है ही नहीं, ये तो मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का मामला है, इसमें कहाँ करप्शन है। तो पैसे दिए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को मैं याद करवा दूं कि आप ही ने कहा था कि आप अगर दिख रहा है आपको करप्शन हो रही है तो आपको कोई ना कोई तो इस पे टिप्पणी करनी चाहिए ना। आप हमेशा चुप रहते हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो तब चुप रहते हैं, जब टेररिज्म की बात हो तब चुप रहते हैं। टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन भी खत्म हो जाएगी, करप्शन भी खत्म हो जाएगा, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो नीट का मामला है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने तो कोई टिप्पणी आज तक नहीं की। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर उन्होंने की, उनके तो कार्यकाल में, उनके तो मिनिस्ट्री में आता ही नहीं है। लेकिन ये जो नीट का मामला है, ये तो हम देख रहे हैं हर जगह पे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां जाओ पेपर लीक, जहां जाओ पैसे की। और ऐसे प्रोफेशन में जहां हम एक किसी छात्र को डॉक्टर बनाने वाले हैं, वो छात्र पैसे दे के डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी करेगा कैसे वो?
वो कैसा डॉक्टर होगा? अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही डॉक्टर इस सरकार को चाहिए तो निश्चित रूप से ये सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर सरकार संजीदा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उनको पहले सामने आकर, सदन में आकर ये कहना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, इस देश में बड़ी भारी दौर से करप्शन चल रहा है और हर विभागों में चल रहा है। तो जब तक ये मामला स्वीकार नहीं करेगी सरकार, तब तक इसका इसका संविधान इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, समाधान होगा नहीं। फिर एक एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा वो पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेके, ईवीएम को लेके, इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को के ऊपर ही कहीं ना कहीं आप ये सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, और विपक्ष के लोग चाहे राहुल गांधी हो वो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं। ऐसे में रास्ता क्या बचता है? आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बात उठनी चाहिए, संवैधानिक मामले विकल्प क्या अब बचता है, और पॉलिटिकली मंच कैसे होगा? क्योंकि आपने इलेक्शन के दौरान, चाहे वो फॉर्म 17C का मामला हो, चाहे वो ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग का मामला हो, आपने बात रखी है एक इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर। लेकिन अपोजिशन के तौर पर क्या क्या विकल्प बचते हैं और क्या क्या आगे की लड़ाई अपोजिशन लड़ेगा? ये देखिए, ये जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बातें 2014 से पहले क्यों नहीं उठती थी? ये ऐसी क्या बात है कि इस सरकार के कार्यकाल में ही ये बातें उठ रही हैं? वो खासियत ही होगी इस सरकार की कि ऐसी बातें, जिस तरह से नीट एग्जाम में लेन देन हो रहा है, जिस तरह से ब्रिजेस ढह रहे हैं, जिस तरह से मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मनकियों को ठेके दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया कैप्चर्ड है, तो ऐसी बातें 2014 से पहले क्यों नहीं उठी? खासी बात होगी इस सरकार की। हाँ, को खास ही इसकी अहमियत होगी इस सरकार की कि मतलब कि इतनी विद्वान सरकार है कि इन्हीं के पिछले 10 साल में यही मामले उठ रहे हैं। तो ये देश की जनता को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो नतीजे आए हैं 2024 की लोकसभा के इलेक्शन में, इसमें साफ जनता ने कह दिया है कि हम भाजपा को नहीं चाहते। ये भाजपा की हार है, ये भाजपा के हक में फैसला नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री अगर अगर वापस मतलब के कन्याकुमारी जाकर और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे अगर वो वाकई में ध्यान करें, तो शायद वो आकर ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो जनता ने कहा कि आप सरकार लायक नहीं हो, हम तो चाहेंगे कि कोई और सरकार बनाए। लेकिन अगर 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 एक पद का इतना मोह हो तो फिर तो ऐसा नहीं होगा ना। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि बार बार कई विपक्षी पार्टियां, उसमें चाहे कांग्रेस भी हो, चाहे शिवसेना